कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके की रूटीन में जो करंट की क्लासें चल रही है, ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिवाली के उपलक्ष्य में कृष्णा क्लासेस की ओर से एक महा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप सारे कोर्स ले सकते हैं अभी। तो कृपया कैसी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाकर, और वहां पर आपको हर प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए, आइए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, डिजर्ट लिजर्ट, दो नाम दिए हुए यहां पर। सर एक मिनट बोलियो। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डिजर्ट लिजर्ट छिपकली हरियाणा के किस क्षेत्र में देखी गई। भाई इस छिपकली का ही क्यों जिक्र किया गया है, क्यों, क्या खास बात है इस छिपकली में? क्योंकि ये जो छिपकली है, छिपकली की प्रजाति है डिजर्ट लिजर्ट, ये जो हमारी संकटग्रस्त जो प्रजाति है उसमें शामिल की गई है डिजर्ट लिजर्ट छिपकली, इसलिए इसका जिक्र किया गया है। तो ये हरियाणा के किस क्षेत्र में देखी गई है? तो यहां पर दिया हुआ है हिसार, करनाल, यमुनानगर और सिरसा। हमारे यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो डिजर्ट लिजर्ट छिपकली है वो हरियाणा के सिरसा जो जिला है वहां पर, और डब्बा वाली उसकी जो तहसील है वहां पर देखी गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। विलुप्त माने जाने वाली, यानी विलुप्त माने जाने वाली डिजर्ट लिजर्ट छिपकली हरियाणा के सिरसा व डबवाली क्षेत्र में देखी गई है। और ये जो छिपकली है ये भारत में सिर्फ 3 ही जगह, भारत में 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर इस छिपकली को देखा गया है। अगर मैं इन तीनों स्थानों का जिक्र करूं कि ये 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें हरियाणा का नंबर आएगा, दूसरा राजस्थान का, और तीसरा जो नंबर आता है वो उत्तराखंड का नंबर आता है। अब ये जो छिपकली है कुछ इस प्रकार से लिजर्ट है डिजर्ट है, इसका वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार क्या माना गया है? इसको संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या मिलता है सीखने को कि वन्य जीव अधिनियम कब बनाया गया था? वर्ष 1972 में बनाया गया था। इसका काम क्या था? इसका काम यह था भी जो विलुप्त है या जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे, उनकी एक देखरेख के लिए बनाया गया था अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम 1972। इसे क्या कहा गया है? संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। और जैसे मैंने यहां पर जिक्र किया कि डिजर्ट लिजर्ट जो छिपकली, इसको कहां पर देखा गया? सिरसा व डबवाली में देखा गया। तो सिरसा का अगर मैं जिक्र करता हूं तो ये कहां पर देखी गई? जो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर देखी गई थी, अबूब शहर सिरसा में। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? कहां पर है? सिरसा में। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य सिरसा में स्थित है। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़। यह काला हिरण व मोर के लिए प्रसिद्ध है। और अबूब शहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हाँ जी, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बड़ौदा उपचुनाव में, अभी हाल ही में बड़ौदा में उपचुनाव संपन्न हुए थे, तो वर्तमान में किस पार्टी का उम्मीदवार विजयी रहा? तो बड़ौदा जो सीट है ये किस राज्य किस जिले में पड़ती है? सोनीपत में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहां से है बड़ौदा? सोनीपत में। तो यहां पर दिया हुआ है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल, और एलएसपी लोक जनशक्ति पार्टी। ये 4 पार्टियों का वर्णन दिया गया है। तो इसमें ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसका उम्मीदवार विजयी रहा था? तो इसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी रहा था इंदुराज। क्या नाम था? इंदुराज। आइए देखते हैं 10,556 वोटों से विजयी रहा था। देखिए
बड़ौदा यानी सोनीपत में जो उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 10,556 वोटों से हराया। अब ये जो उपचुनाव हुआ था, इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि कांग्रेस का विधायक था श्री कृष्ण मिड्डा के निधन होने पर बड़ौदा में उपचुनाव करवाए गए थे और इस सीट पर कांग्रेस की लगातार चौथी जीत है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम्स में आ सकता है। यहां पर कांग्रेस से लगातार 4 बार से जीतती हुई आ रही है सोनीपत सीट से। और अभी हाल ही में जो इंदुराज है, इससे पहले जो विजेता था वो थे श्री कृष्ण हुड्डा। इनके बीमार होने के निधन के कारण क्या हुआ था, यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। तो अब जैसे वर्तमान में अगर मैं हरियाणा का जिक्र करूं, जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं यहां पर इनकी वर्तमान में सीटों का जिक्र करूं, वैसे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में विधानसभा की जो सीटें हैं, एमएलए की जो सीटें हैं, उनकी संख्या कितनी है? 40। अगर आईएनसी का जिक्र करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इनकी जो सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 31। और 31 में ये बड़ौदा जो उपचुनाव की जो सीट है, इसी को भी शामिल किया गया है। अगर मैं आईएनएलडी का जिक्र करता हूं तो 1 सीट है, इसके बाद में एलएसपी की कोई सीट नहीं है। 7 जो सदस्य हैं वो निर्दलीय हैं, ठीक है। और एक है गोपाल कांडा विजयी रहे थे भी, गोपाल कांडा। तो टोटल कितने हुए? 40 और 31, 71, 72, 77, 78, 79, टोटल 79 हो गए। और 10 जो सीटें हैं वो किसने जीती थी? वो जेजेपी ने, जननायक जनता पार्टी ने जीती थी, जननायक जनता पार्टी ने। और एक जो अन्य रह गई थी, वो रह गई थी दूसरी पार्टी की। तो इस प्रकार से कुल कितनी हुई? हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें? 40, आईएनसी की कितनी? 31। इस प्रकार से 90 सीटों का आंकलन किया गया है। तो आईएनसी की पहले 31 थी, फिर कृष्ण हुड्डा के एक्सपायर होने के बाद में 23 और दोबारा से फिर जीतने के बाद में फिर 31 सीटें हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदेशी पक्षियों का आगमन हरियाणा के किन किन पर्यटन स्थलों पर हुआ है? कि वर्तमान में हरियाणा के ऐसे कौन से स्थल हैं जहां पर विदेशी पक्षियों ने आना स्टार्ट कर दिया है? तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है भिंडावास झज्जर में, दूसरा अथनी कुंड यमुनानगर में, अथनी कुंड बैराज है यमुनानगर में, सी उपयुक्त दोनों, और डी दिया हुआ है सुल्तानपुर गुरुग्राम में। तो अभी तक हाल ही में जो विदेशी पक्षी जो आने स्टार्ट हुए हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 स्थानों पर आए हैं भी अभी तक, भिंडावास और दूसरा हथनी कुंड। लेकिन सुल्तानपुर में अभी तक नहीं आए हैं। सुल्तानपुर में भी आ सकते हैं, अगर हो सकता है एग्जाम्स में कि वर्तमान तक पूछ लिया जाए तो सुल्तानपुर उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन सुल्तानपुर में भी प्रतिवर्ष विदेशी पक्षी भारत में आते हैं। अब विदेशी पक्षी भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि जो रूस है और जो चाइना है, कुछ एक और जो यूरोपीय देश हैं, वहां पर सर्दी इस समय बहुत ज्यादा पड़ने लग जाती है। तो वहां की बजाय पक्षी क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं, वहां की तुलना में भारत की ओर आगमित हो जाते हैं। और कहां पर आते हैं? भारत के हरियाणा और कुछ एक क्षेत्र और है वहां पर। तो हरियाणा के भिंडावास झज्जर अथनी कुंड यमुनानगर में वर्तमान में कौन कौन से साइबेरिया दक्षिणी यूरोपीय देशों के पक्षी आते हैं? क्योंकि इन दिनों यूरोपीय देशों में ठंड बहुत अधिक पड़ती है। इसमें साइबेरियन सार्स, किंगफिशर और धोबिन चिड़िया प्रमुख है। तो साइबेरियन सार्स सुल्तानपुर में भी आते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन 1 महीने बाद में दिया हुआ और ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। लेकिन वर्तमान में भिंडावास झज्जर और हथनी कुंड यमुनानगर ही ठीक रहेगा। अब जैसे मैंने यहां पर पक्षियों का जिक्र किया कि सुल्तानपुर में आए, भिंडावास और खप्परवास हैं, ये जिले हैं दोनों ही झज्जर में, और हथनी कुंड बैराज का जिक्र किया और पर्यटन स्थलों का जिक्र किया। तो हरियाणा में हम कुछ मुख्य पर्यटन स्थल हैं, आइए उनका भी दौरा करते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब हम पर्यटन स्थलों का आंकलन करेंगे, अगर हमने इन स्थलों का नाम याद नहीं किया, अगर हमने इनकी रिवाइज नहीं की, तो क्या होगा कि ये हमारे रह जाएंगे भी हमारी। तो साथ में आपकी करंट हो रही है और साथ के साथ आपकी हरियाणा जी के, यानी एक साथ आपके 2 टारगेट अचीव हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो टोटल हरियाणा जी के है वो 25% की आएगी। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ करंट पे फोकस कर लिया है तो क्या हो सकता है कि हो सकता है एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए हरियाणा करंट के, हो सकता है सिलेबस के 10 क्वेश्चन आए,
हो सकता है सिलेबस और करंट के दोनों आधे आधे क्वेश्चन है, इसलिए करंट और प्लस में हरियाणा का जो सिलेबस है वो बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। पहला है पंचकुला। पंचकुला का जिक्र करूं तो हरियाणा का पर्यटन स्थल है, यहां पर है मोरनी हिल्स। दूसरा यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, पिंजौर में आम मेला लगता है अभी जुलाई के महीने में। और इसके अलावा तीसरा कौन सा दिया हुआ है, रेड बिशप। अंबाड़ा, अंबाड़ा में कौन सा पर्यटन स्थल है, किंगफिशर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एचएसएससी ने पूछे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आगे है भिवानी, भिवानी में कौन सा पर्यटन स्थल है, बया, डेरेंगो और रेड रोबिन। चरखी दादरी में जल तरंग, कैथल में कोयल, करनाल में करण झील और ओएसिस उछाणा। हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ओएसिस और करण झील। करण झील का संबंध कहां से है, करनाल से है। कुरुक्षेत्र में नीलकांति, कृष्णा डैम और पैराकिट, ये पैराकिट है, ये पीपली कुरुक्षेत्र में है भाई। गुरुग्राम में समा, सुल्तानपुर, पक्षी विहार, दमदमा झील, ये कहां पर है, दमदमा झील सोना में है। फरीदाबाद में बड़खल झील है, सूरजकुंड और मैगपाई है। ये थे कुछ, आइए कुछ एक और अध्ययन करते हैं। यहां पर दिया हुआ है नूह, जिसका पुराना नाम था मेवात, ठीक है, और मेवात से भी पुराना नाम क्या था, सत्यमेव पुरम। तो यहां पर था अरावली गोल्फ मैदान है। पलवल में डबजिक होडल, कई बार पूछा जाता है होडल कि होडल नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस राज्य किस जिले में है, पलवल में। हिसार में ब्लू बर्ड झील है, फ्लेमिंगो है और ब्लैक बर्ड, ये हांसी में है। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों का ही संबंध कहां से, हिसार से। जींद से कौन सा है, बुलबुल है और हरियाल। हरियाल हरियाणा के नरवाना में पड़ता है, नरवाना जींद का भाग है, यानी जींद जिले का भाग है। पंचकुला दोबारा से आ गया, रेड बिशप। यमुनानगर में अथनीकुंड, कलेसर, ताजेवाड़ा और गेपालिकन, ये पर्यटन स्थल है। सिरसा में है सुरखाब, काला तितर, अबूब शहर, ठीक है ना। अबूब शहर का जैसे मैंने आपको बताया था कि अबूब शहर भारत का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सोनीपत का जो पर्यटन स्थल है वो चकोर है। आगे देखिए रोहतक, रोहतक का है तिलियार लेक, मैना और नौरंग। नौरंग का संबंध कहां से है, मैम से। अभी मैम रोहतक का भाग है। आगे देखिए रेवाड़ी, रेवाड़ी में सैंड पाइपर, जंगल बलबर, दारूहेड़ा में। बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये, क्योंकि अगर हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो इनकी अगर हम रिवाइजन नहीं करेंगे तो हमें ये याद नहीं रहेंगे, इसलिए आपको करवा दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो तीन और रहते हैं। पानीपत में है स्काईलार्क, काला अंब और बलूजे। फतेहाबाद में पपीहा और झज्जर में गोरैया, बहादुरगढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अब ग्राम सतर पर मास्क न पहनने वालों के चालान निम्नलिखित में से किसके द्वारा काटे जाएंगे। जैसे कोई गांव बड़ा है और त्योहार का जैसे सीजन आ रहा है, तो इस उपलक्ष्य में सरकार क्या चाहती है कि कोरोना का जब तक इलाज पूर्णतः नहीं आ जाता तब तक मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। तो इसमें क्या है, इसमें किसको ग्राम सतर पे अधिकार दिया गया है कि वो क्या करें, कि वो चालान काटें। तो कानून को पहला ऑप्शन, दूसरा पटवारी और तीसरा है सचिव और डी है सभी। तो इन सभी को अधिकार दिए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा कि आप ये तीनों मिलकर ग्राम सतर पे जो मास्क का प्रयोग नहीं करता उसको, उसके चालान काटे जा सकते हैं भी ग्राम सतर पे। तो इनको तीनों को ही क्या दिया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है ग्राम सतर पे, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, ये कथन किसके हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था भाई, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। एक कमेंट आया था वो सही नहीं था भाई, कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, ये कथन किसके हैं। तो ये कथन है अब्राहिम लिंकन के थे भी। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये कथन किसने कहे थे, अब्राहिम लिंकन ने कहे थे। अब्राहिम लिंकन कहां के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है HSIIC ने औद्योगिक प्लाट की लागत एससी को कितने फीसद छूट दी गई है। यानी जो औद्योगिक प्लाट हैं उनमें जो लागत है उसमें एससी जो वर्ग है उसको कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2%, 3%, 5% और 10%। तो HSIIC ने जो छूट दी है वो कितनी दी है, वो 10% छूट दी है। आइए देखते हैं
हरियाणा औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा औद्योगिक प्लाट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आवंटित होने पर सरकार ने 10% की छूट देगी। क्या प्रोविजन किया गया है कि कोई भी एससी कैंडिडेट है जो उद्योगों से रिलेटेड यानी औद्योगिक प्लाट है उसकी लागत में कितने % की रियायत दी जाएगी? 10% की छूट दी जाएगी। HSIIC हरियाणा, लिख देता हूं यहां पे, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बनता है। तो इसमें 10% की छूट देगी। और क्या प्रोविजन किया गया इसके अलावा? इनके लिए उन्हें आवंटन के बाद औद्योगिक इकाई में 3 वर्ष के अंदर को शुरू कर दे। भाई ये जो सिस्टम दिया गया है, जो औद्योगिक इकाई, वो 3 वर्ष के अंदर अंदर उसकी जो शुरुआत है वो कर दे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा सरकार के द्वारा हांसी ब्रांच नहर की एक क्षमता 6000 क्यूसिक से बढ़ाकर कितनी क्यूसिक की जाएगी? भाई जो हांसी ब्रांच है, हांसी ब्रांच का मैं आपको यहां पर हरियाणा का एक बार मानचित्र बना देता हूं, रफ मानचित्र है। कुछ इस प्रकार से हरियाणा है मान लीजिए, और यहां से ताजेवाड़ा से, ये जगह है ताजेवाला, यहां से यमुना नदी प्रवेश करती है और यमुना नदी हरियाणा की सीमा से बहती हुई ये यहां पर दिल्ली है भाई, दिल्ली को पार करते हुए फरीदाबाद और पलवल से होती हुई आगे चली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये हरियाणा के पास पास सीमा बनाती है। यहां से एक निकलती है भाई जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। तो यहां से पश्चिमी यमुना नहर जब ये करनाल में प्रवेश करती है तो इसके बाद में इसकी एक ब्रांच चली जाती है करनाल के मूणक से, और उस ब्रांच का नाम क्या दिया गया है? हांसी ब्रांच नाम दिया गया है। तो इसमें जो हांसी ब्रांच है ये करनाल से जींद और जींद से होती हुई हिसार में प्रवेश करेगी। तो इसके द्वारा क्या बताया गया है कि जो हांसी ब्रांच है उसकी एक क्षमता 6000 क्यूसिक से बढ़ाकर कितनी क्यूसिक कर दी जाएगी? 8000 क्यूसिक, 10000, 12000 और 15000। तो इसकी जो क्षमता है वो 8000 क्यूसिक कर दी जाएगी, क्योंकि ये जो जींद का जो क्षेत्र है, हिसार का जो क्षेत्र है और भिवानी का क्षेत्र है, कहने का भावार्थ है अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से अगर आंकलन किया जाए तो ये जो पश्चिमी हरियाणा का जो क्षेत्र है ये लगभग सूखा रहता है। तो यहां पर सिंचाई की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि हांसी ब्रांच की क्षमता कितनी कर दी है? 6000 से बढ़ाकर 8000 कर दी है। इसके लिए दोबारा से काम होगा। ये देखिए, देखिए इसमें हरियाणा सरकार ने पश्चिमी हरियाणा, जैसे मैंने आपको चित्र में बताया था पश्चिमी हरियाणा, इसमें जींद, भिवानी, हिसार आदि की जो सिंचाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हांसी ब्रांच नहर की एक क्षमता 6000 क्यूसिक से बढ़ाकर कितनी कर दी? 8000 क्यूसिक करेगी। इस प्रोजेक्ट पे सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कितनी राशि खर्च की जाएगी? 100 करोड़। हांसी ब्रांच मूणक हेड करनाल से निकलकर जींद से होती हुई हिसार में प्रवेश करती है और ये पश्चिमी यमुना नहर का भाग है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या का लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित कर रही है? कि जो लक्ष्य है वो कितना प्रतिशत निर्धारित कर रही है? 3%, 10%, 15% और 25%। यानी वर्तमान में जो पुलिस बल है हरियाणा का, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, जिसका मुखिया वर्तमान में श्री अनिल विज है, उन्होंने क्या बताया है कि पुलिस बल में महिलाओं की जो संख्या है उनको कितना करने का लक्ष्य है? तो लक्ष्य वर्तमान में 15% का है भाई। यानी टोटल अगर 100 पुरुष होंगे तो महिलाओं की संख्या 15 होगी, लेकिन प्रारंभ में जो महिलाओं की संख्या थी वो 3% थी। 3% से बढ़ाकर 10% तो कर दी है। अभी वर्तमान में 10% है और 10% से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य है? तो 15%
हरियाणा पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है उसका लक्ष्य 15%, अभी कम से कम 15% महिलाएं होनी चाहिए, ये लिखा गया है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए कुछ नई सुविधाएं प्रदान की है। कौन कौन सी सुविधाएं, आइए उनका आंकलन करते हैं। पहला है छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना। इसके तहत क्या है कि जो बेटियां या जो छात्राएं पढ़ने के लिए अपने शहर आती है तो उनके लिए हरियाणा सरकार ने रोडवेज की 211 विशेष बसों को चलाया है, ताकि उसमें सिर्फ छात्राएं या महिलाएं यात्रा कर सके। अगला देखिए, महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा यात्रा के लिए गुलाबी रंग की 150 बसें चलाई गई है स्पेशल हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसकी सुविधा की गई है। और पिछले 6 वर्षों का अगर जिक्र किया जाए तो महिला कॉलेजों की संख्या टोटल 42 खोली गई है। हरियाणा सरकार ने महिला कॉलेज टोटल 42 खोले हैं। और महिला पुलिस थाने HSSC के द्वारा पूछा वो क्वेश्चन है कि इनकी संख्या कितनी है, 34। महिला पुलिस थानों की अगर मैं शुरुआत का जिक्र करता हूं, स्थापना हुई थी 28 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के अवसर पे। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है कि पिंक महिला पुलिस थाने कब खोले गए थे, 18 अगस्त 2019 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका कल का जो क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखें कि पिंक महिला पुलिस थाने, पिंक महिला पुलिस थाना राज्य में यानी हरियाणा में पहला कहां पर खोला गया था। आपको कमेंट में बताना है कि पिंक महिला पुलिस थाना कहां पर खोला गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने हैफेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि हरियाणा सरकार ने हैफेड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस थे, उसमें कैलाश भगत आएगा भाई। हरियाणा सरकार ने क्या दिया था क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। हैफेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो रामनिवास गर्ग, कैलाश भगत, निर्मल बैरागी और राकेश दौलताबाद। तो इसमें क्या आएगा, कैलाश भगत आएगा। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। कैलाश भगत को हैफेड का चेयरमैन बनाया गया है। इसमें कुछ एक नाम और भी दिए हुए हैं, उनको भी कुछ एक का चेयरमैन बनाया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। करनाल जिले के निर्मल बैरागी को हरियाणा के पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन बनाया गया है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो सारे इसी में डाल दिए हैं। निर्मल बैरागी को किसका चेयरमैन बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का। दूसरा है राकेश दौलताबाद को हरियाणा में कृषि आयोग निगम का चेयरमैन बनाया गया है। अगर मैं हरियाणा युवा आयोग का जिक्र करता हूं तो मुकेश गौड़ को चेयरमैन नियुक्त किया है। यहां पर लास्ट दिया हुआ है कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का चेयरमैन, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच को नियुक्त किया है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट में लिखें। ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, ये उप चेयरमैन बनाया गया है, वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच। ये थे भी आज के हमारे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।